नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक बदकिस्मत, बेकसूर और बेबस बेटी की दास्तान सुनाऊंगा, जिसे देखकर, जिसकी तस्वीरें देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस बेटी ने जुल्म के आगे हार नहीं मानी। मैं आपको वो वीडियो दिखाऊंगा जिसमें इस हिम्मत वाली लड़की ने अपने प्रेमी की डेड बॉडी के गालों पर हल्दी लगाई, उसके सामने बैठकर अपनी मांग में सिंदूर भरा, फूट फूट कर रोते हुए शादी रचाने की कोशिश की। वो शादी जिसके लिए आंचल और सक्षम कई महीनों से संघर्ष कर रहे थे। आंचल ने कसम खाई कि सक्षम की हत्या करने वाले अपने पिता और भाइयों को फांसी के फंदे पर पहुंचाएगी। ये दिल दहलाने वाली खबर महाराष्ट्र के नांदेड़ से आई है। लड़की के घर वालों को रिश्ता मंजूर नहीं था, सिर्फ इसलिए कि लड़का बौद्ध परिवार से था। लड़की पद्मशाली हिंदू है। दोनों एक साथ पढ़ते थे, एक दूसरे से प्रेम करते थे, शादी करना चाहते थे। लड़की के घर वालों ने विरोध किया, डराया, धमकाया, मारा, पीटा। जब वो नहीं मानी तो पढ़ाई छुड़वा दी, घर बिठा दिया और फिर आंचल को फोर्स करके सक्षम के खिलाफ पॉक्सो का केस दर्ज कराया। लड़के को जेल भिजवा दिया। लड़की जब 18 साल की हो गई तो उसने खुद कोर्ट में जाकर मुकदमा वापस लिया, कोर्ट को सच बताया। जब लड़की के घर वालों को लगा कि लड़की किसी के प्रेशर में नहीं आएगी तो उन्होंने एक चाल चली। आंचल से कहा कि वो सक्षम से उसकी शादी कराने को तैयार है। आंचल के भाइयों ने सक्षम से दोस्ती की, उसे चाय पीने के बहाने दुकान पर बुलाया और गोलियों से छलनी कर दिया। वो तड़पता रहा, फिर पत्थरों से उसका सिर कुचल दिया। इस दौरान आंचल को बहाने से कहीं दूर भेज दिया गया था। आंचल को जैसे ही घटना के बारे में पता चला तो वो सक्षम के घर पहुंच गई। उसकी डेड बॉडी के सामने बैठकर मांग भरी और थाने जाकर अपने परिवार वालों के खिलाफ केस दर्ज कराया। अब आंचल के माता पिता और भाई जेल में हैं, लेकिन इस घटना पर पुलिस के रोल पर भी सवाल उठे हैं, क्योंकि पुलिस को पता था सक्षम की जान को खतरा है। इसके बाद भी पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। आज जब मुझे ये खबर मिली, उसकी डिटेल्स को मैंने देखा, तस्वीरें देखी तो दिल दहल गया। बस यही सोचता रहा कि कोई माँ बाप अपनी बेटी के साथ, कोई भाई अपनी बहन के साथ इस तरह की हवानियत कैसे कर सकता है। ये तस्वीरें देखकर कलेजा कांप जाएगा। मौत का मातम है। सामने सफेद कपड़े में लिपटी लड़के की लाश है। अर्थी के सामने बैठी ये बेटी लड़के की लाश के साथ शादी कर रही है। इस लड़की का नाम मैंने आपको बताया, आंचल मामडीवार। आंचल सक्षम ताटे से प्यार करती थी, उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन आंचल के पिता और भाइयों ने सक्षम को बेरहमी से मार डाला। जैसे आंचल को यह पता चला तो 18 साल की लड़की अपना घर बार, अपने माँ बाप को छोड़कर सक्षम के घर पहुंच गई। उस वक्त सक्षम की अर्थी उठने ही वाली थी। आंचल ने उसी वक्त सक्षम की डेड बॉडी के साथ शादी की। सक्षम का कफन हटाकर गालों पर हल्दी लगाई, अपनी मांग में सिंदूर भरा और जिंदगी भर सक्षम की मां के साथ रहने का वादा किया। सक्षम के पिता इस दुनिया में नहीं है। आंचल ने कहा वो अब बेटे का फर्ज निभाएगी। सक्षम को मारने वाले अपने पिता और भाइयों को फांसी के फंदे तक पहुंचाएगी। आपको इस दिल दहलाने वाली वारदात का बैकग्राउंड बता देता हूं। असल में आंचल और सक्षम साथ साथ पढ़ते थे। आंचल की उम्र अब 18 साल है, सक्षम 19 साल का था। आंचल हिंदू है, सक्षम तारे बौद्ध था। दोनों 3 साल से एक दूसरे को जानते थे, शादी करना चाहते थे,
लेकिन जैसे ये बात आंचल के घर वालों को पता चली तो उन्होंने इसका विरोध किया। आंचल नहीं मानी तो उसके साथ मारपीट की, आंचल का घर से निकलना बंद कर दिया। आंचल ने बताया कि उसका छोटा भाई उसे बुरी तरह पीटता था, बड़ा भाई साहिल भी मारता था और पिता गजानन मामडीवार भी भाइयों को सपोर्ट करते थे। इसके बाद भी आंचल ने सक्षम से मिलना जुलना जारी रखा तो पिता ने बेटी पर दबाव बनाकर सक्षम के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज करवा दिया, सक्षम को जेल भेज दिया। हालांकि कुछ ही दिन बाद जब आंचल 18 साल की हुई तो खुद कोर्ट गई। उसने अदालत को बता दिया कि उसने सक्षम के खिलाफ जो केस दर्ज करवाया था वो झूठा था। सक्षम के खिलाफ केस खारिज हो गया। ये बात आंचल के परिवार वालों को नागवार गुजरी। वो मौके की फिराक में रहने लगे। आंचल के घर वालों ने बड़ी चतुराई से एक चाल चली, सक्षम का भरोसा जीतने की कोशिश की। आंचल और सक्षम से वादा किया कि वो उनकी शादी धूमधाम से करा देंगे। आंचल के भाइयों ने सक्षम से दोस्ती की, उसे पार्टी में बुलाने लगे। लेकिन अचानक एक दिन आंचल के भाई अपनी बहन को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचे। सक्षम के खिलाफ केस दर्ज कराने को कहा। आंचल ने इस बार इनकार कर दिया तो आंचल के भाइयों ने सक्षम को मौत के घाट उतारने का इरादा बनाया। उन्होंने आंचल को एक रिश्तेदार के घर भेज दिया और फिर सक्षम को चाय पिलाने के बहाने बुलाया और उसे पहले गोली मारी और फिर ईंटों से उसका सिर कुचलकर उसकी जान ले ली, उसकी हत्या कर दी। जिस दिन सक्षम की हत्या हुई उस दिन सवेरे मेरा छोटा भाई हिमेश मामिडवार वो मुझे पुलिस स्टेशन को लेके गया था सक्षम पे केस डालने के लिए। मतलब ऐसा कुछ रीजन नहीं था उसका, लेकिन जबरदस्ती से केस डालने के लिए लेकर गया था। तो मैंने साफ साफ इनकार कर दिया वहां जाकर। तो जो 3-4 जो पुलिस वाले हैं वो मेरे भाई को बोल रहे थे कि तो इसको उसको मार के यहाँ पर आता है, जिसका मैटर है उसको मारना, फिर उसको मार के हमारी तरफ आ। तो मेरा छोटा भाई उनको बोला कि ठीक है, आज शाम तक उसको मार के ही आपको मुंह दिखाऊंगा। पुलिस वालों ने उसका आया था? हाँ, वो पुलिस वाले हमारे घर पे भी आते थे पहले। क्यों आते थे? पैसा लेने के लिए। एमपीडी के केस में ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन हाँ, जब मेरी उतनी उम्र नहीं थी ना, 18 प्लस नहीं थी मैं, इसलिए मेरे घर वालों ने मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करके उसके ऊपर केस डालने को लगाए। फिर कुछ दिनों बाद जब मेरा 18 कंप्लीट हो गया, 15-20 दिन में होने वाला था 18 कंप्लीट, फिर मैं अकेली कोर्ट में जाकर वो केस पीछे लेकर। सक्षम की हत्या हो गई, लेकिन आंचल को उसकी खबर अगले दिन मिली। आंचल तुरंत सक्षम के घर पहुंची। उसने सक्षम के परिवार के साथ रहने का फैसला किया। अपने माता पिता भाइयों से रिश्ते ख़त्म कर दिए। सक्षम के शव के साथ शादी की और फिर सक्षम के परिवार वालों के साथ एफआईआर लिखाने पुलिस स्टेशन पहुंची। पुलिस इसके बाद एक्शन में आई। आंचल के पिता गजानन, भाई साहिल समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया। लेकिन सक्षम ताटे की मां ने कहा कि अब पुलिस के एक्शन से क्या होगा, उनका बेटा तो चला गया। उन्होंने बेटे को बहुत समझाया था कि आंचल के घर वाले क्रिमिनल हैं, वो शादी के लिए राजी नहीं होंगे। लेकिन सक्षम आंचल के घर वालों की चाल में फंस गया, उन पर भरोसा कर लिया। सक्षम की मां ने कहा वो सिर्फ इतना चाहती है कि सक्षम की हत्या करने वालों को ऐसी सज़ा मिले जिससे देखकर कोई भी इस तरह की हैवानियत करने से डरे। आंचल अब सक्षम की मां के साथ है। सक्षम की मां ने कहा कि वो आंचल को ही अपना बेटा मानकर अपने साथ रखेंगी, उसे पढ़ाएंगी, लिखाएंगी और सक्षम के कातिलों को सजा दिलवाएंगी। तो आंचल नाम की लड़की से प्यार करता था, यही वजह है ना उसकी। और उसके माँ बाप को उनके कास्ट के बारे में मालूम हुआ था ना, इसीलिए उन्होंने उसको नहीं देना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने हत्या करी। बोला था शादी करने की है बोल के। मैं उसको बोली थी उसके पापा उन्होंने अच्छे नहीं है, गुंडे हैं, तो उन्होंने बोला नहीं, उन्होंने मेरे साथ शादी करके देने के लिए तैयार है।
और वो उसके साथ ऐसा दुश्मनी कुछ भी नहीं करे, दोस्त के जैसा रहे, आखिरी दम तक दोस्त के जैसा रहे। और उसको दोस्त के जैसा चाय पीने के लिए लेकर गए और उसको मार दिया। मैरिज हुई तो उसके दिल पे है, उन्होंने अगर रहना चाहती तो हम रखने के लिए तैयार है उसको। पढ़ाई भी पढ़ाई बढ़ाई सब हाँ करती। आंचल ने बताया कि सक्षम उसके लिए सब कुछ करने को तैयार था। वो हिंदू धर्म अपनाने के लिए भी मान गया था, लेकिन जब उसके भाइयों ने सक्षम से दोस्ती की तो उसे शक हुआ। उसे परिवार वालों पर यकीन नहीं था। उसने ये बात सक्षम को बताई थी, लेकिन सक्षम सीधा था, सरल था। वो उसके पिता और भाइयों की चाल में फंस गया और उन लोगों ने सक्षम को मार डाला। शादी लगा के देंगे बोले थे, सब तेरी मर्जी से होगा। सक्षम को भी बहुत भरोसा दिलाए थे। उसको भी आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। वो मेरे पापा की बहुत रिस्पेक्ट करता था। बात किया था सवेरे। क्या बताया? उसके बुआ को छोड़ने जा रहा था वो स्टेशन को। अच्छा। उसके बाद हमारी बात नहीं हुई। जब मुझे भी आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। मेरे घर वाले बस मौके का इंतजार कर रहे थे कि कब उसे मार सके, और उन्हें उस दिन वो मौका मिल गया था, इसलिए ऐसा हुआ। हम 3 साल से साथ में थे, मतलब हमारा प्रेम संबंध था। मेरे घर वालों को पता चल गया था, और वो जय भीम वाला होने की वजह से मेरे घर वालों ने साफ साफ मना कर दिया था उसके साथ शादी के लिए। वो जय भीम वाला है, हम हिंदू है, इसीलिए प्रेशर नहीं, बस उसे बोला था कि अगर तुझे मेरी बेटी से शादी करनी है तो तुझे हमारा हिंदू धर्म में आना पड़ेगा। तो वो मेरे लिए ये भी करने के लिए तैयार हुआ था। बीएससी फर्स्ट ईयर चालू था, लेकिन अभी क्या बात होती थी पढ़ाई के बारे में सक्षम की और आपकी? वो मुझसे ज्यादा बात नहीं करता था, बात बात पर बोलता था पढ़ाई कर बोल के। सक्षम की हत्या हमारे समाज के माथे पर एक बदनुमा दाग है। आंचल के साथ उसके भाइयों ने ऑनर किलिंग के नाम पर जो किया वो एक कलंक है। अगर आंचल अपनी मांग में सिंदूर का वीडियो ना बनाती तो शायद इस कहानी का मर्म समझना मुश्किल हो जाता। कैसा समाज है जिसमें एक लड़की अपनी पसंद के लड़के से शादी नहीं कर सकती? ये कैसे हैवान हैं जो अपनी झूठी शान के लिए एक मासूम लड़की की बेरहमी से हत्या कर सकते हैं? अब पुलिस सक्षम को क्रिमिनल बताएगी, शायद आंचल को पागल बताएगी। केस को रफा दफा करने की कोशिश होगी। कोई आंचल को समझाएगा कि तेरा बॉयफ्रेंड तो चला गया, अब पिता और भाइयों को क्यों खोना चाहती है। इस कहानी में बार बार ट्विस्ट आएंगे, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि आंचल ने समाज को सोचने के लिए मजबूर किया है। ऑनर किलिंग का ये सदमा बहुत कुछ सिखाएगा, और अगर अब भी हम नहीं सीखे तो इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब बात करते हैं वंदे मातरम की। इस पर बहुत सियासत हो रही है। वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के मौके पर आज लोकसभा में जबरदस्त बहस हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहस की शुरुआत की। 55 मिनट के भाषण में मोदी ने वंदे मातरम का पूरा इतिहास समझा दिया, और इसके बाद कहा जो वंदे मातरम आज़ादी के दीवानों का जय घोष था, वो वंदे मातरम हर भारतीय के दिल में देश प्रेम की लौ जलाता था। जो वंदे मातरम देश की एकता का मूल मंत्र था, उस वंदे मातरम को मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने काट छांट दिया। वंदे मातरम से 4 अंतरे हटा दिए गए, सिर्फ 2 अंतरे रखे। मोदी ने कहा कि पंडित नेहरू ने वंदे मातरम में काट छांट का फैसला अपनी कुर्सी बचाने के लिए किया। मोहम्मद अली जिन्ना के विरोध के बाद नेहरू जी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को चिट्ठी लिखकर वंदे मातरम से 4 छंद हटाने को कहा, और कोलकाता में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में इस पर मोहर लगवा दी गई। मोहम्मद अली जिन्ना ने लखनऊ से 15 अक्टूबर 1937 को वंदे मातरम के विरुद्ध का नारा बुलंद किया।
फिर कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अपना सिंहासन डोलता दिखा। जिन्ना के विरोध के 5 दिन बाद ही 20 अक्टूबर को नेहरू जी ने नेताजी सुभाष बाबू को चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में जिन्ना की भावना से नेहरू जी अपनी सहमति जताते हुए कि वंदे मातरम की, ये जो उन्होंने सुभाष बाबू को लिखा है, वंदे मातरम की आनंद मठ वाली पृष्ठभूमि मुसलमानों को इरिटेट कर सकती है। मैं नेहरू जी का कोट पढ़ता हूं। नेहरू जी कहते हैं, मैंने वंदे मातरम गीत का बैकग्राउंड पढ़ा है। नेहरू जी फिर लिखते हैं, मुझे लगता है कि ये जो बैकग्राउंड है इससे मुस्लिम भड़केंगे। देश का दुर्भाग्य कि 26 अक्टूबर को कांग्रेस ने वंदे मातरम पर समझौता कर लिया, वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए। उस फैसले के पीछे नकाब ये पहना गया, चोला ये पहना गया, ये तो सामाजिक सद्भाव का काम है। लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेक दिए और मुस्लिम लीग के दबाव में किया। और कांग्रेस का ये तुष्टीकरण की राजनीति को साधने का एक तरीका था। मोदी ने कहा कि वंदे मातरम में कांट-छांट से भारत के विभाजन की नींव पड़ी। पंडित नेहरू वंदे मातरम के मुद्दे पर झुक गए। इससे मुस्लिम लीग की हिम्मत बढ़ी और फिर मजहब के आधार पर देश के बंटवारे की मांग उठी और पंडित नेहरू को भारत के टुकड़े करने की मुस्लिम लीग की मांग के आगे भी झुकना पड़ा। मोदी ने कहा कि नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस ने आज़ादी से पहले ही मुसलमानों का तुष्टीकरण शुरू कर दिया था और अपीजमेंट का ये सिलसिला अब तक चल रहा है। अब हालत यह है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस बन गई है। तुष्टीकरण की राजनीति के दबाव में कांग्रेस वंदे मातरम के बंटवारे के लिए झुकी। इसलिए कांग्रेस को एक दिन भारत के बंटवारे के लिए झुकना पड़ा। दुर्भाग्य से कांग्रेस की नीतियां वैसी की वैसी थी है और इतना ही नहीं, आईएनसी चलते चलते एमएमसी हो गया है। आज भी कांग्रेस और उसके साथी और जिन जिन के नाम साथ कांग्रेस जुड़ा हुआ है सब वंदे मातरम पर विवाद खड़ा करने की कोशिश करते हैं। आज कांग्रेस की तरफ से गौरव गोगोई बोले, समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव बोले, लेकिन प्रियंका गांधी ने विरोधी दलों में सबसे असरदार तरीके से अपनी बात रखी। प्रियंका ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने वंदे मातरम के इतिहास को लेकर आधा सच बोला है। पूरा सच यह है कि कोलकाता अधिवेशन से पहले सुभाष चंद्र बोस ने एक चिट्ठी पंडित नेहरू को लिखी थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी इस मुद्दे पर नेहरू जी को खत लिखा था। दोनों ने वंदे मातरम के सिर्फ 2 अंतरे रखने का सुझाव दिया था। प्रियंका गांधी ने कहा कि वंदे मातरम के सिर्फ 2 अंतरे लेने का फैसला कार्य समिति की जिस मीटिंग में लिया गया उसमें महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर समेत सभी बड़े बड़े नेता मौजूद थे। इसलिए वंदे मातरम के मौजूदा स्वरूप पर सवाल उठाकर मोदी इन सब महापुरुषों का अपमान कर रहे हैं।
प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में इसका उल्लेख किया और गलत किया। इसीलिए मैं इसके जो सच्चे जो तथ्य हैं वो आपके सामने रख रही हूँ। कांग्रेस की कार्य समिति ने अपने प्रस्ताव में वंदे मातरम को राष्ट्रगीत घोषित किया। उन्हीं दो अंतरों को कार्य समिति की बैठक में महात्मा गांधी जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पंडित नेहरू, आचार्य नरेंद्र देव जी, सरदार पटेल जी, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी सब मौजूद थे। भारत की आज़ादी के बाद जब इसी गीत के इन्हीं दो अंतरों को 1950 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने संविधान समिति में भारत का राष्ट्रगीत घोषित किया, तब लगभग यही महापुरुष मौजूद थे। इनके साथ साथ BR अम्बेडकर जी भी सभा में थे और इनके साथ साथ मेरे सत्ता पक्ष के साथियों के नेता श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी मौजूद थे। और इन दोनों राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के अंश को चुनने में सबसे बड़ी भूमिका गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की थी। वंदे मातरम के स्वरूप पर सवाल उठाना, जिसे संविधान सभा ने स्वीकार किया, न सिर्फ उन महापुरुषों का अपमान करना है जिन्होंने अपने महान विवेक से ये निर्णय लिया, मगर एक संविधान विरोधी मंशा को भी उजागर करता है। क्या सत्ता पक्ष के हमारे साथी इतने अहंकारी हो गए हैं कि अपने आप को महात्मा गांधी जी से, रविंद्रनाथ टैगोर जी से, राजेंद्र प्रसाद जी से, बाबा साहब अम्बेडकर जी से, मौलाना आजाद जी से, सरदार पटेल जी से, सुभाष चंद्र बोस जी से बड़ा समझने लग गए हैं? मोदी जी का अपने भाषण में ये कहना कि राष्ट्रगीत को एक विभाजनकारी सोच द्वारा काटा गया, उन सब महापुरुषों का अपमान है। इसके बाद प्रियंका गांधी ने मोदी पर सियासी हमला किया। उन्होंने कहा कि हकीकत यह है कि बीजेपी हर मुद्दा चुनाव को ध्यान में रखकर उठाती है। वंदे मातरम का सवाल इसलिए उठाया गया है क्योंकि बंगाल में इलेक्शन आने वाले हैं। सरकार असली मुद्दों से ध्यान भटकाकर वंदे मातरम को इशू बनाकर सियासी फायदा उठाना चाहती है। हमारा राष्ट्रगीत है, इस पर क्या बहस हो सकती है? हम ये बहस यहाँ आज दो वजहों से कर रहे हैं। पहला कि बंगाल का चुनाव आ रहा है, हमारे प्रधानमंत्री अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं उसमें। और दूसरी वजह ये है, ये मकसद है, पुरानी मकसद इनकी अध्यक्ष महोदय, कि जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने देश के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी, उन पर सरकार नए आरोप लादने का मौका चाहती है। देश का ध्यान फिर से जनता के ज्वलंत मुद्दों से भटकाना चाहती है। यही एक मकसद है आपका। वंदे मातरम का मुद्दा बंगाल के लोगों के लिए इमोशनल इशू है, इसलिए बहस भले ही पार्लियामेंट में हो रही थी, लेकिन इसका असर बंगाल तक दिखा। जैसे ही प्रधानमंत्री का भाषण खत्म हुआ तो कोलकाता से तुरंत ममता बनर्जी का रिएक्शन आया। ममता ने कहा कि बीजेपी ने वंदे मातरम के सम्मान की कभी फिक्र नहीं की और न ही बंगाल के महापुरुषों की फिक्र की। बीजेपी को तो सिर्फ वोट की चिंता है, वही आज पार्लियामेंट में दिखा। बट वंदे मातरम है, बंगाल से ये सॉन्ग नेशनल सॉन्ग है एंड जनगण मन अधि इज द नेशनल एंथम है। लेकिन वंदे मातरम का पूरा गाना कभी नहीं लिया था। ओनली रविंद्रनाथ टैगोर ने कुछ लाइन, सिलेक्टेड लाइन तैयार किया था, उसी का ऊपर में वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग एक्सेप्टेड हुआ था। ये भी जानकारी के लिए मैं बताया, बिकॉज आपने पूछा। पहले तो राज्यसभा ने नोटिफिकेशन दिया था कि जय हिंद बोलना नहीं चाहिए, वंदे मातरम कहना नहीं चाहिए। कल मैं बीजेपी का बात भी सुना, कोई बोला कि नेताजी को हम पसंद नहीं करते हैं। अरे तुम नेताजी को पसंद नहीं करते हैं, गांधी जी को नहीं करते हैं, राजा राम मोहन राय के नहीं करते हैं, तो किसको पसंद करते हैं? ये कैसे आया? ये सब लोग जो देश को बारे में जिसको पता नहीं है, देश सम्बन्धे যারা জানে না,
তারা নেতাজিকে অপমান করে, বঙ্কিমচন্দ্রকে অপমান করে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে অপমান করে, বিদ্যাসাগরকে অপমান করে, রাজা রামমোহन রায়কে অপমান করে। এরা জানে বাংলার অবদান। बंकिम चंद्र ने वंदे मातरम का गीत देश को जोड़ने के लिए लिखा था। शायद उन्होंने भी कल्पना नहीं की होगी कि एक गीत किसी देश की आज़ादी की लड़ाई में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। दुनिया में ऐसा कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलेगा। पर जो गीत एकता की मिसाल बना, जिसने देश को जोड़ा, कांग्रेस ने उस गीत को ही तोड़ दिया। और यह सही है कि वंदे मातरम में से कई अंतरे निकालने की डिमांड मोहम्मद अली जिन्ना की तरफ से आई थी। उस समय यह सोचा गया कि मुसलमानों की भावनाओं का ध्यान रखा जाए। असल में यहीं से भारत के विभाजन की बुनियाद पड़ी। वंदे मातरम के टुकड़े वाले फैसले से ही भारत के टुकड़े करने की शुरुआत हुई। अगर उस समय हिंदू मुस्लिम एकता की बात कही जाती, दोनों के साथ साथ रहने के रास्ते बनाए जाते, तो आज न आतंकवाद से जूझना पड़ता, न सरहद की रक्षा के लिए इतने बड़ा बजट रखना पड़ता। लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति की। यूपी में योगी आदित्यनाथ ने आजकल घुसपैठियों के खिलाफ मुहिम छेड़ दी है। योगी ने आज यूपी के लोगों को एक खुली चिट्ठी लिखकर घुसपैठियों के खिलाफ अभियान में सरकार का सहयोग करने की अपील की। योगी ने इस चिट्ठी में कहा कि देश के संसाधनों पर सिर्फ भारतीयों का हक है, घुसपैठियों का नहीं। योगी ने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कर दिया है कि घुसपैठियों के लिए रेड कारपेट नहीं बिछाया जा सकता। इसलिए अब घुसपैठियों की पहचान करके उन्हें देश से निकालना हर नागरिक का कर्तव्य है। योगी आदित्यनाथ ने कहा उनकी सरकार ने यूपी में गैर कानूनी तरीके से रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई शुरू कर दी है। लेकिन यह अभियान तभी सफल होगा जब आम लोग भी इसमें प्रशासन की मदद करें। इसलिए घर में किसी को काम पर रखें, किसी को घर किराए पर दें, तो उसका बैकग्राउंड अच्छी तरह से जांच परख लें। और अगर कोई संदिग्ध मिलता है, किसी पर शक है, तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें। योगी ने जनता से सहयोग की अपील की, प्रशासन को एक्शन के निर्देश दिए, तुरंत इसका असर दिखाई दिया। यूपी के कई शहरों में पुलिस ने घर घर जाकर जांच पड़ताल शुरू कर दी। कई शहरों में नगर निगमों ने घुसपैठियों की पहचान की मुहिम शुरू की। यूपी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य ने भी कहा कि कुछ सियासी दल घुसपैठियों का सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उनकी सरकार का सख्त एक्शन जारी रहेगा। देखिए, घुसपैठी न देश में रहने चाहिए, न उत्तर प्रदेश में रहना चाहिए, न मतदाता सूची में रहना चाहिए, न राशन कार्ड में रहना चाहिए, न देश के नागरिकों का जो हक है उसको उनके ऊपर लुटाना चाहिए। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर एक बहुत अच्छा अभियान चल रहा है और इस अभियान का अच्छा प्रभाव होगा आने वाले समय में। घुसपैठिया मुक्त भारत, घुसपैठिया मुक्त उत्तर प्रदेश। अखिलेश यादव लेकिन इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि ये अधिकार बीजेपी को किसने दिया है और ये दूसरे राज्य के लोगों को नहीं, उनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? अगर घुसपैठियों को खोजा जा रहा है पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा और भाजपा के द्वारा भी, तो उनको दर्द क्यों हो रहा है? उनसे क्या रिश्तेदारी है, वो सार्वजनिक करें। क्यों घुसपैठियों को मतदाता सूची में और यहाँ बसाने का काम अपनी सरकार के समय किए? क्यों आतंकवादियों का मुकदमा उन्होंने अपनी सरकार के समय वापस लेने का काम किया? इसका जवाब तो अखिलेश यादव जी को देना। नोट करने वाली बात यह है कि योगी आदित्यनाथ ने पकड़े गए घुसपैठियों को रखने के लिए डिटेंशन सेंटर बनाना भी शुरू कर दिया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बनने वाले डिटेंशन सेंटर का मॉडल आज सामने आया। 15,000 लोगों की कैपेसिटी वाले इन डिटेंशन सेंटर्स में बायोमेट्रिक और सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। हर डिटेंशन सेंटर में पुलिस के अलावा सेंट्रल पुलिस फोर्सेस के 50 जवानों की तैनाती की सिफारिश की गई है। योगी की इसी सख्ती से समाजवादी पार्टी के नेता परेशान हैं, बेचैन हैं। आज अखिलेश यादव ने कहा यह सब मुसलमानों को तंग करने के लिए हो रहा है। बीजेपी एसआईआर और घुसपैठियों के नाम पर मुसलमानों के नाम वोटर लिस्ट से काटने की तैयारी कर रही है। इलेक्शन कमीशन और बीजेपी और प्रशासन मिलकर के कोशिश से कर रहा है कि विपक्ष का वोट कट जाए। तो ये जो एसआईआर हो रहा है, बीजेपी के लोग घबरा गए हैं कि यूपी में पिछला लोकसभा का चुनाव हारे, बंगाल का चुनाव जीतना चाहते हैं
उन्होंने एक्सपेरिमेंट में बिहार का किया एसआईआर और उन्हें पक्ष में रिजल्ट मिल गया, इसलिए एसआईआर वो यूपी में बंगाल में करा रहे हैं। अगर घुसपैठियों की बात है, तो घुसपैठियां तो उन्हें ही बताना पड़ेगा। दिल्ली की सरकार उनकी है और उसके बाद घुसपैठी निकले ही नहीं कोई। बिहार में कितने घुसपैठियों की सूची आई, यूपी में भी कोई घुसपैठी नहीं निकलेंगे, थोड़े बहुत निकलेंगे, लेकिन बोर्ड बड़े पैमाने पे काट देंगे लोग। योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली की विशेषता यह है कि वो गोलमोल तरीके से ना कुछ कहते हैं ना करते हैं। घुसपैठियों को निकालना है तो निकाल कर ही दम लेंगे। तलाश भी होगी, पहचान भी होगी, पकड़ा भी जाएगा, डिटेंशन सेंटर में रखा भी जाएगा और वापस उनके देश भेजा भी जाएगा। योगी इस बात की ज़्यादा परवाह नहीं करते कि उनके विरोधी दल क्या कहेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि गैर कानूनी तरीके से भारत में रहने वालों को कैसे डील किया जाए, उत्तर प्रदेश का एक्शन इसका एक मॉडल बनेगा। आज इंडिगो एयरलाइंस की वजह से एयरपोर्ट्स पर मच रही अफरा तफरी कुछ कम हुई। इंडिगो की क्राइसिस ख़त्म तो नहीं हुई है, लेकिन आज लोगों को थोड़ी बहुत राहत मिली। आज भी इंडिगो की करीब 500 फ्लाइट्स कैंसिल की गई, लेकिन रात की बात यह है कि आज इंडिगो की 1800 फ्लाइट्स ने उड़ान भरी। कल इंडिगो की 1600 फ्लाइट चली थी। एविएशन मिनिस्ट्री की तरफ से आज जानकारी दी गई कि 21 नवंबर से 7 दिसंबर तक इंडिगो फ्लाइट्स के 9.5 लाख से ज़्यादा टिकट कैंसिल किए गए। इंडिगो ने इन पैसेंजर्स को टिकटों के लिए 827 करोड़ रुपए रिफंड किया है। हालांकि अब धीरे धीरे इंडिगो अपने शेड्यूल को स्टेबल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता जैसे बड़े एयरपोर्ट्स पर अभी भी दिक्कत पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई है। क्राइसिस की वजह से हज़ारों यात्रियों का सामान एयरपोर्ट पर फंसा हुआ है। आज मिनिस्ट्री की तरफ से जानकारी दी गई कि इंडिगो के पास कुल 9000 बैग्स हैं। मंत्रालय के आदेश के बाद इंडिगो ने अब तक 4500 बैग्स यात्रियों तक पहुंचा दिए हैं और बाकी के बैग अगले 36 घंटे में पैसेंजर तक पहुंचाने का कमिटमेंट किया है। हमारे संवाददाता कुमार सोनू जब दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर पहुंचे तो वहां हर तरफ बैग ही बैग बिखरे हुए थे। उन्हें यात्रियों तक पहुंचाने के लिए इंडिगो का स्टाफ लगा हुआ है। इंडिगो की फ्लाइट्स को लेकर लगातार क्राइसिस अभी भी बरकरार है और इस दौरान रोजाना नई नई तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। इस वक्त हम दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर टर्मिनल 1 पर मौजूद हैं और यहां पर आप तस्वीरें देखेंगे तो ये टर्मिनल 1 का अंदर का पूरा कॉरिडोर है और आपको तस्वीरें दिखाई देंगी कि पूरा जो कॉरिडोर है वो यात्रियों के लगेज से भरा हुआ है। जिस तरफ भी आप नजर दौड़ाएंगे तो आपको सिर्फ यात्रियों के बैग ही दिखाई देंगे। फिलहाल इन बैग्स के बीच में आप जगह जगह देखेंगे तो जो इंडिगो का स्टाफ है वो लैपटॉप लेकर बैठा हुआ है। दरअसल अब एक एक यात्री को जो है फोन करके उसके बैग की जानकारी दी जा रही है, साथ ही साथ उसको फोन करके उसका बैग कलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है। जैसे जैसे लोग आ रहे हैं अपनी डिटेल शेयर कर रहे हैं इंडिगो स्टाफ के साथ और उसके बाद जो है अपना बैग लेकर यहां से जा भी रहे हैं। इंडिगो का दावा है कि 10 दिसंबर तक फ्लाइट ऑपरेशंस पूरी तरह नॉर्मल हो जाएंगे। इंडिगो की तरफ से आज कहा गया कि उसके पास पायलट्स की कमी नहीं है, लेकिन बफर स्टाफ न होने की वजह से क्राइसिस इतना ज़्यादा बढ़ गया। हालांकि इस संकट का बड़ा नुकसान इंडिगो को हुआ है। इंडिगो एयरलाइंस की पेरेंट कंपनी इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड के शेयर लगातार गिर रहे हैं। क्रेडिट रेटिंग कंपनी मूडीज़ ने इंडिगो की रेटिंग नेगेटिव कर दी है। मूडीज़ के मुताबिक इंडिगो ने नए एविएशन रेगुलेशन के लिए ठीक से प्लानिंग नहीं की, जिसके कारण ऐसे हालात बने। हालांकि 7 दिन के बाद अब फ्लाइट ऑपरेशन धीरे धीरे ठीक होने लगे हैं, लेकिन यात्रियों की परेशानियां अभी कम नहीं हुई हैं। मुंबई एयरपोर्ट पर भी आज कई फ्लाइट्स कैंसिल हुई और बड़ी बात यह कि परेशान यात्रियों को राहत देने के लिए रेलवे ने मुंबई एयरपोर्ट पर काउंटर लगा दिया है। जिन पैसेंजर्स की फ्लाइट कैंसिल हुई है उन्हें एयरपोर्ट से ही ट्रेन का कंफर्म टिकट दिया जा रहा है।
आप देखिए यहाँ पर रेलवे की तरफ से एक काउंटर जो है वो स्टैब्लिश किया गया है। वो यहाँ पर लगातार अपनी सुविधाएं जो है वो मुहैया करा रहे हैं। वो ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी परिस्थिति में अगर किसी का टिकट कैंसिल होता है तो ऐसी सिचुएशन में वो रेलवे के माध्यम से अगर वो पहुँच सकें तो उन्हें पूरी मदद मुहैया कराई जाए। जैसे कि एक शख्स आपको सामने जो नज़र आ रहे हैं, इनकी अगर बात करें तो हम अभी इनसे थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे। ये नागपुर जाने वाले यात्री हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि उनको टिकट मिल जाए या यहाँ से अगर वो ट्रेन के माध्यम से किसी भी नियर बाय लोकेशन पर जा पाएँ। यहाँ पर इस यात्री को किस तरीके से मदद दी जा रही है ये भी जानना चाहेंगे। सर, ये तो मेरे लिए सरप्राइज़ है कि रेलवे ने यहाँ पे काउंटर, ये बोलते हैं ना कि जब आदमी परेशान रहता है तो इस एक सिल्वर लाइन जो है ये रेलवे ने यहाँ पे किया हुआ है। नहीं तो इंडिगो ने तो पूरा हमारा, अभी मैं बोल नहीं सकता, देयर इज लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशन इन मी। आई एम चाइल्ड स्पेशलिस्ट फ्रॉम नागपुर। हमारा न्यूरोलॉजी का पीरियडिक का कॉन्फ्रेंस था गुवाहाटी में। कल गुवाहाटी से हम मुंबई आए और मुंबई से नागपुर की बोर्डिंग पास उन्होंने ऑलरेडी कल इशू कर दी थी हमको, और आज मॉर्निंग में यहाँ आने के बाद बोलते हैं कि आपकी फ़्लाइट कैंसिल है, अदर ऑप्शन नहीं है। और रात के 11 बजे की मुझे फ़्लाइट दे रहे हैं, बट वो भी मुझे पता है कि रात को 10 बजे मुझे मैसेज भेज देंगे कि कैंसिल है। सो अकाउंटेबिलिटी कोई इंडिगो नहीं ले रहा है। सरकार ने इंडिगो की अकाउंटेबिलिटी तय करने की कोशिश की है। आज इंडिगो के सीईओ और कंपनी के सीईओ दोनों ने अपने अपने जवाब डीजीसीए की जांच कमेटी को सौंप दिए। पता चला कि इस मामले की जांच करने वाले डीजीसीए का पैनल इंडिगो के सीईओ और सीओओ को बुधवार को समन कर सकता है। संसद की ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म और कल्चर डिपार्टमेंट की पार्लियामेंट्री कमेटी भी इंडिगो के टॉप ऑफिशियल्स को तलब कर सकती है। आज ये मामला पार्लियामेंट के दोनों सदनों में उठा। मिनिस्टर राममोहन नायडू ने कहा कि ये क्राइसिस इंडिगो की इंटरनल प्रॉब्लम्स की वजह से हुआ। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार यात्रियों, पायलट्स और क्रू की सुरक्षा पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी। ये मैसेज सभी एयरलाइंस को सख्ती के साथ दे दिया गया है। राममोहन नायडू ने कहा कि सरकार इसे हल्के में नहीं ले रही है, जिम्मेदारी तय की जाएगी, ऐसा एक्शन लिया जाएगा जो नज़ीर बने। There have been lot of internal complications. This is a day-to-day operations thing that the Indigo should have maintained. उनकी बहुत सारी अंदरूनी समस्याएं हैं। ये हर दिन का ऑपरेशन है जिसे इंडिगो को व्यवस्थित करना है। इंडिगो को हर दिन के हिसाब से क्रू और रोस्टर को मैनेज करना था। हम वहाँ पे ये चेक करने के लिए हैं कि FTTL ठीक से लागू हो और उस पर कोई समझौता ना हो। हम पूरे 1 महीने से उसे देख रहे थे और 1 दिसंबर को हमारी इंडिगो के साथ FTTL को लेकर मीटिंग भी थी। उन्हें कुछ स्पष्टीकरण चाहिए था, वो हमने दिया और उन्होंने इस पर कोई सवाल नहीं उठाया। हम इस मुद्दे को हल्के में नहीं ले रहे हैं। हम जांच करेंगे और इस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। हम एक एग्जाम्पल सेट करेंगे सभी एयरलाइंस के लिए। अगर किसी ने इसका पालन नहीं किया तो फिर चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी संगठन हो या कोई भी ऑपरेटर हो, हम उस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे और इंडस्ट्री में ये एग्जाम्पल सेट करेंगे। हमारा मानना है कि मांग इतनी तेजी से बढ़ रही है कि हम चाहते हैं कि और अधिक एयरलाइंस इस क्षेत्र में शामिल हों। भारत के पास 5 बड़ी एयरलाइंस की क्षमता है और हम प्रयास कर रहे हैं ताकि और एयरलाइंस इस क्षेत्र में शामिल हों। मैं फिर से कह रहा हूं कि हम इस इंडस्ट्री में और प्लेयर्स चाहते हैं। यही समय है भारत में एयरलाइन सेक्टर को खोलने का, यही समय है। सरकार समेत सभी को इस इंडस्ट्री में ग्रोथ को देखते हुए और भी एयरलाइंस लाने की जरूरत है। इंडिगो ने भी कमाल कर दिया। 1 हफ्ते में अपनी 20 साल की मेहनत से बनी रेपुटेशन को चकनाचूर कर दिया। अब जनता से गालियां पड़ रही हैं, शेयर प्राइस नीचे चला गया है, सरकार की नाराजगी झेलनी पड़ रही है। दूसरी तरफ खर्चा अलग। पैसेंजर्स को हैरान परेशान करने के बाद कैंसिल होने वाली फ्लाइट्स के पैसे वापस किए जा रहे हैं। एयरपोर्ट पर फंसे यात्रियों के लिए होटल्स का इंतजाम किया जा रहा है। अब इंडिगो 12 महीने में 300 से ज़्यादा फ्लाइट कैप्टन्स और 600 से ज़्यादा जूनियर फ्लाइट ऑफिसर्स अपॉइंट करेगी। अगर ये सब पहले सोच लेते, न इतना बवाल होता, न फजीहत होती, न इज्जत जाती। अब बात गोवा की। आज बर्च बॉय रोमियो लेन क्लब अग्निकांड केस में बड़ा डेवलपमेंट हुआ। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ने ये जानकारी दी है कि क्लब के मालिक गौरव और सौरभ लूथरा थाईलैंड भाग गए हैं। इस भीषण अग्निकांड की जांच में आज कई हैरान करने वाले खुलासे भी हुए। पता लगा कि नाइट क्लब के पास सारे परमिट और सारे डिपार्टमेंट की NOC थी, लेकिन क्लब में किसी तरह का कोई रूल, कोई रेगुलेशन
फॉलो नहीं हो रहा था। बिल्डिंग की परमिशन थी, लेकिन बिल्डिंग ऐसी जगह बनी थी जहां इमारत बनाई ही नहीं जा सकती। फायर सेफ्टी का सर्टिफिकेट था, लेकिन फायर सेफ्टी का कोई इंतजाम नहीं था। बिल्डिंग प्लान पास में था, लेकिन इमरजेंसी एग्जिट का अता पता नहीं था। सारी परमिशन अफसरों को रिश्वत देकर ली गई थी। अफसर आंखें मूंद कर बैठे थे और नाइट क्लब धड़ल्ले से चल रहा था। इसीलिए इस हादसे में 25 लोगों की जान गई। इसीलिए गोवा सरकार ने आज 3 अफसरों को सस्पेंड किया, जिन्होंने इस क्लब को अलग अलग परमिट दिए थे। सस्पेंड किए गए अफसरों में तत्कालीन पंचायत डायरेक्टर तुषार हरलानकर, गोवा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की मेंबर सेक्रेटरी शमिला मोंटेरियो और अरपोरा नागुआ ग्राम पंचायत के तत्कालीन सेक्रेटरी रघुबीर डी बागकर भी शामिल हैं। इस मामले में पुलिस ने क्लब के 4 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया था। इन चारों को कोर्ट ने 6 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा है। आज दिल्ली से 5वीं गिरफ्तारी भरत कोहली की हुई। भरत दिल्ली में बैठकर बर्च बॉय रोमियो लेन के सारे क्लब्स का डेली ऑपरेशन देखता था। गोवा पुलिस ने आज उन अफसरों को पूछताछ के लिए बुलाया जिन्होंने क्लब को लाइसेंस और परमिट जारी किया। 3 मेंबर्स वाली जांच कमेटी ने आज क्लब का दौरा किया। यह कमेटी 6 दिन में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। इस इलाके के विधायक माइकल लोबो ने कहा, यह तो तय है कि क्लब गलत तरीके से चल रहा था। पैसे के दम पर ही क्लब मालिकों ने अफसरों को खरीदा, लाइसेंस और परमिट हासिल किए। इसलिए एक्शन उन सब के खिलाफ होना चाहिए जो इस करप्शन में शामिल थे। जहां हम लोग कम पड़े हैं उसमें चेंज लाने की ज़रूरत है, उसमें बदलाव लाने की ज़रूरत है। और जो हफ्ता कलेक्ट करके ये काम किया है उसको जेल जाने की ज़रूरत है। वो जगह सेटलमेंट जोन नहीं है, सॉल्ट पेन है। जिसने बड़ा कंस्ट्रक्शन किया है उधर, उसके ऊपर फाउंडेशन वो है। उसके बाद जितने भी लाइसेंस दिए हैं, जिस डिपार्टमेंट में लाइसेंस दिए हैं, अभी जो लाइसेंसेस आगे चल के दिए हैं, उनको सबको 3-4 लोगों को सस्पेंड किया गया है। उनके ऊपर विजिलेंस इंक्वायरी बिठाई है और मैजिस्ट्रियल रिपोर्ट 4 दिन के अंदर आ जाएगा। एफआईआर दर्ज हुआ है। जो इसमें इन्वॉल्व है उनको जेल जाना ही है। और जो बदलाव लाना है, जो हमारा यहाँ पर जो क्लब्स है उसमें जो बदलाव लाना है, जिसमें जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स लाने हैं, गाइडलाइंस आना है, पंचायत लाइसेंस कब दे सकती है ये क्लब को, ये गवर्नमेंट से एक वाइट पेपर आना है। वी नीड टू रीऑर्गेनाइज आवरसेल्फ एज फार एज दिस क्लब्स आर कंसर्न। गोवा के नाइट क्लब में जो हुआ वो आंखें खोलने वाला है। यह हादसा सिस्टम के करप्शन का जीता जागता सबूत है। जांच में पता चला कि 2 साल पहले दिसंबर 2023 में इस क्लब के खिलाफ पंचायत में शिकायत की गई थी। जांच के बाद पंचायत ने इस क्लब की बिल्डिंग को गिराने का आदेश दिया था, लेकिन पंचायत के डिप्टी डायरेक्टर ने डिमोलिशन के आदेश पर रोक लगा दी। अब उस डिप्टी डायरेक्टर के खिलाफ भी एक्शन हो रहा है। गोवा के इतिहास में ऐसी घटना पहले कभी नहीं हुई, लेकिन गोवा के नाइट क्लब्स में ऐसी घटनाएं होने के चांसेस भी कम नहीं है। जिस नाइट क्लब में बेकसूर लोगों की जान गई, वहां आग लगाने का पूरा सामान था, पर आग बुझाने के लिए कुछ नहीं था। वहां कस्टमर्स को अंदर बुलाने के लिए बेली डांस था, पर बाहर निकलने के रास्ते बंद थे। न फायर ब्रिगेड का क्लियरेंस था, न इलेक्ट्रिक फायर क्रैकर चलाने की परमिशन। तो फिर फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट क्या कर रहा था? 2 साल पहले इस नाइट क्लब को डिमोलिश करने की सिफारिश की गई थी। क्या बुलडोजर चलाने के लिए किसी हादसे का इंतजार किया जा रहा था? रात की बात यह है कि हादसे से सबक लेकर अब तो गोवा सरकार ने सारे क्लब्स, सारे होटल के सेफ्टी मेजर्स की जांच का आदेश दिया है। झारखंड से आज जो तस्वीरें आई हैं वो परेशान करने वाली हैं। धनबाद के कई इलाकों में ज़मीन से धुआं निकल रहा है। धुएं के साथ जहरीली गैसेस बाहर आ रही हैं। सबसे ज़्यादा खतरा धनबाद के केंदुआडी इलाके में है। 26,000 लोगों की जान खतरे में पड़ गई है। अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है। 2 दर्जन से ज़्यादा लोग हॉस्पिटल में हैं। इस इलाके के लोगों को सिरदर्द, वोमिटिंग, घबराहट
और बेचैनी की समस्या हो रही है। क्योंकि इस इलाके में कोयले की माइंस हैं, इसलिए BCCL यानी भारत कोकिंग को लिमिटेड की टीम लगातार सिचुएशन को वॉच कर रही है। साइंटिस्ट भी गैस की लीक को रोकने की कोशिश में लगे हैं। जहरीली गैसेस के रिसाव को रोकने के लिए पूरे इलाके में ट्रकों से मिट्टी डाली जा रही है। जिन इलाकों में गैस का रिसाव हो रहा है वहां पर मशीन के जरिए चेक किया जा रहा है। आप देखिए यहाँ पर एक इक्विपमेंट लेकर ये आए हैं और यहाँ पर आवाज सुनिए। फोटो खींचिए तो इसका ये आवाज बता रही है कि यहाँ पे गैस का रिसाव है, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड की जो हवा में मात्रा है वो कितनी है ये इससे पता चलेगा। और यहाँ पर हम जो स्मेल आ रहा है उससे भी अनुभव कर पा रहे हैं। ये बताइए कि ये जो आप लोगों ने क्या देखा इसमें? हाँ, कितनी मात्रा थी यहाँ? 80 हाँ 80 है। तो ये यानी अभी भी निर्धारित मानक जो है उससे ज्यादा? हाँ ज़्यादा है उससे। इस मशीन के बारे में बता पाएंगे ये क्या मशीन है? नहीं, इसके मल्टी गैस डिटेक्टर है। मल्टी गैस डिटेक्टर। इससे क्या पता चलता है? CO पता चलता है। केंदुआ डी में हालात बेहद नाजुक हैं। अफसरों का कहना है कि गैस के रिसाव को रोकना नामुमकिन है। आने वाले दिनों में ये प्रॉब्लम और बढ़ सकती है, इसलिए लोगों का यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। प्रशासन लोगों को सुरक्षित इलाकों में जाने के लिए समझा रहा है। रिहेबिलिटेशन का प्लान बन चुका है। बेलगड़िया इलाके में नए मकान तैयार किए जा चुके हैं। विस्थापित होने वाले हर परिवार को मुआवजे के तौर पर 2.5 लाख रुपए देने का भी ऐलान किया गया है, लेकिन लोग अपना घर बार छोड़ने को तैयार नहीं है। दम घुट रहा है, स्मेल गंदा आ रहा, बहुत 3-2 आदमी मर चुका, ज्यादा खतरा है। लेकिन गैस का निकाल हो जाएगा तो सॉल्यूशन है इसका। यहाँ से कैसे जाएंगे? यहाँ हम लोग का रोजगार है, हर चीज, यहाँ बच्चा लोग पढ़ाई है, कैसे जाएगा यहाँ से? जान को खतरा भी तो है। पूरा खतरा है, तभी तो इतना पब्लिक जुटा हुआ है। तो आप लोग क्या चाह रहे हैं, समाधान कैसे हो? गैस को बंद करवाए मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट यहाँ से हटाने का कोशिश कर रहा है सबको। हाँ, DMS से बोला है कि इसको रोका जा सकता है। कल NDF की टीम आया तो हम लोगों ने बोला कि इसको रोका जा सकता है। जितना भी चाणक है उसका जो पंप है, पंखा जो होता है, सबको खोला, पंखा उसको खोला जाए। उस तरह से DMS सारा चीज यहाँ पे जांच भी की, उन्होंने बोला कोई तरह का दिक्कत नहीं। देखिए ऐसे तो गैस है, लेकिन ऐसे भी ज्यादा परेशानी नहीं कि हम लोग को यहाँ से हटा के भगा दिया जाए। ठीक है, इसका समस्या का समाधान विशेषज्ञ करना नहीं चाह रही है। सिर्फ उसको एक मौका मिला है यहाँ से हटाने के लिए, उस पर एक एजेंडा बना के हटाने का काम कर रहे हैं। नहीं जाएंगे, कहूँ नहीं जाएंगे। जिंदगी को खतरा भी तो है। जब हम लोग के केंदुआ में मरनी जीनी कहे ना होगा, बाकी केंदुआ छोड़ के नहीं जाएंगे। क्यों नहीं? कितना प्रशासन आकर के धमकी दे, गाड़ी लगावे, उससे हम लोग पब्लिक डरने वाले नहीं है। हम यहाँ से कहीं नहीं, मरना मिटना यही है सर। बाकी राजपूत बस्ती और केंदुआ खाली नहीं होने देंगे। किसी के लिए भी अपना घर बार, कारोबार, अपना इलाका छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट होना आसान नहीं होता। इसलिए धनबाद के लोगों की परेशानी समझी जा सकती है, लेकिन लोगों को ये भी समझना चाहिए कि ये प्रॉब्लम नेचुरल है, प्राकृतिक है। आग ज़मीन के नीचे लगी है, इसको बुझाना, ज़मीन से निकलने वाली जहरीली गैसेस को रोकना कोई आसान काम नहीं है। इसलिए फ़िलहाल लोगों को प्रशासन की बात सुननी चाहिए, सुरक्षित इलाकों में चले जाना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी से ज़्यादा ज़रूरी कुछ नहीं है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने समाज सेवा करने वालों, भंडारा चलाने वाले लोगों को सलाह दी है कि वो हफ्ते में कम से कम एक दिन बच्चों के लिए भंडारा करें और भंडारे में पूड़ी सब्जी के बजाय एक फल, थोड़े से मेवे और एक ग्लास दूध बच्चों को दें। धर्मेंद्र प्रधान भोपाल में एक कॉन्फ्रेंस के दौरान न्यू एजुकेशन पॉलिसी की खूबियां बता रहे थे। इस कॉन्फ्रेंस में मध्य प्रदेश बीजेपी के बड़े बड़े नेता भी मौजूद थे। इसीलिए धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि बीजेपी के नेता ही इसकी शुरुआत करें, भंडारे में बच्चों को फल और मेवे खिलाने की व्यवस्था करें, इससे पूरे देश का भला होगा। मैं मध्य प्रदेश के जो 1,50,00,000 स्कूल बच्चे पढ़ते हैं ना, मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, मीडिया के सामने कहता हूं, 50 लाख बच्चे ऐसे होंगे जो 5वीं क्लास तक आपुल क्या नहीं दिखे होंगे। दिखे होंगे तो बाजार में दिखे होंगे, खाने का उनको सौभाग्य नहीं है।
अंजीर तो उनकी जिंदगी में शायद 10वीं के बाद आया तो आया, नहीं तो नहीं। एक ग्लास दूध पीना अनेकों की नसीब में प्रारंभिक, जब उसको चाहिए तब नहीं है। मित्र, इसको बनाएगा कौन, करेगा कौन? ये मेरे मित्र रामेश्वर शर्मा जी बड़ा बड़ा भंडारे लगाते हैं, हिंदू नेता है हमारा। मैं उनको निवेदन करूंगा, भंडारे के लिए बहुत लोग, रामेश्वर जी कम से कम इस बार आप लगाओ, आपकी कंस्टिट्यूंसी में कम से कम आज जैसे और गुरु नानक जैसे व्यक्तियों की दायित्व में कम से कम आपकी कंस्टिट्यूंसी में कम से कम हफ्ते में एक बार एक ही बच्चे को 1 पीस अंजीर मिल जाए, 2 पीस काजू मिल जाए, 1 लड्डू मिल जाए, बेसन का लड्डू मिल जाए, शायद उसमें जो उसकी न्यूट्रिशनल इंपैक्ट उसके मन में आएगा, शायद उसमें से फिर कोई अब्दुल कलाम निकल सकता है। ये बात सही है, हमारे देश में आज भी ज़्यादातर बच्चों को जो खाना मिलता है उसमें पोषक तत्वों की कमी होती है, न्यूट्रिशन की कमी होती है। अगर शुरुआत से ही बच्चों को पौष्टिक खाना नहीं मिलेगा तो उसका असर उन्हें जीवन भर झेलना पड़ेगा। धर्मेंद्र प्रधान ने जो कहा वो एक गरीब परिवार से आने वाले व्यक्ति का अनुभव है। मुझे लगता है जब वो बच्चों को फल और मेवे खिलाने की बात कह रहे हैं, उनका तात्पर्य यही है कि शुरुआत से ही हम बच्चों को हेल्दी फूड दे सकें तो ये देश की बड़ी सेवा होगी। आखिर में एक नज़र कल की बड़ी खबरों पर। लोकसभा में कल SIR और चुनाव सुधारों पर चर्चा होगी। कल NDA संसदीय दल की बैठक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी NDA के सांसदों को संबोधित करेंगे। कल राज्यसभा में वंदे मातरम पर चर्चा होगी। इस चर्चा की शुरुआत अमित शाह करेंगे। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच T20 सीरीज का पहला मुकाबला कल कटक में खेला जाएगा।